हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासपोर्ट क्लासेज में। और आज अपन देखेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट संविधान की भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक पाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट को यूएसए से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में कॉपी किया गया था। फंडामेंटल राइट वो मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फंडामेंटल राइट में अपन देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट वर्तमान में भारत के संविधान में स्वीकार किए गए थे। मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया और जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट स्वीकार किए गए थे। इसमें एक पहला होगा समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पाया जाएगा। मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 है, तो आर्टिकल 12 और 35 क्या है वो अपन आज ही पढ़ेंगे। वो विशिष्ट प्रकार की कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी वो फंडामेंटल राइट का एरिया डिसाइड करते हैं फंडामेंटल राइट का। तो पहला हो गया समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 था। उसके बाद देखेंगे अपन स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक था। पहले आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 थे, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21A भी जोड़ दिया गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार था। वो भी अपन जब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद तीसरा आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अपन देखेंगे किसी बच्चे का किस प्रकार से शोषण होता है, कौन सा बच्चा कारखाने में काम कर सकता है, नहीं कर सकता, कारखाने में काम करने के लिए कितनी एज होती है, कब उनको बाध्यकारी किया जा सकता है वगैरह देखेंगे, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में पाए जाते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच होता है। धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार देखेंगे उसी में ये अपन सबरीमाला वाला केस देख लेंगे और अयप्पा स्वामी वाला मंदिर वाला वो सभी सारे केस इसी में देख लेंगे। ये हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद अपन देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक पाए जाते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बाद आएगा अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में पाए जाते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के ये हो गए अपने 6 अधिकार, जो मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, जो कि वर्तमान में भारत के संविधान में स्वीकार किए गए हैं एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में। अब अपन आर्टिकल 12 और 13 क्या कहते हैं। आर्टिकल 12 और 13 फंडामेंटल राइट का ही भाग है, लेकिन ये किसी विशिष्ट फंडामेंटल राइट से संबंधित नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट की परिधि या फिर फंडामेंटल राइट का एरिया तय करते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है, मुझे पता होगा, मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दिख रहा है कि फंडामेंटल राइट का संबंध किसी विशेष फंडामेंटल राइट से नहीं है, इतना दिख रहा है। इसके बाद नीचे मैंने यह लिखा है कि ये फंडामेंटल राइट की परिधि तय करते हैं, किसी विशेष फंडामेंटल राइट से संबंधित नहीं है, लेकिन परिधि तय करते हैं, एरिया तय करते हैं, जिससे अपन को यह स्पष्ट हो सके कि अपन किस किस चीज को फंडामेंटल राइट मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब अपन इस स्लाइड को मैं मिटा रहा हूँ और अपन देखेंगे फंडामेंटल राइट 12 और 13 क्या है। एक एक आर्टिकल, पहले 12 देखेंगे, उसके बाद 13 और समानता का अधिकार होगा, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, बाकी आप आगे देखना। अच्छा, अपन देखेंगे आर्टिकल 12 क्या कहते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है और आर्टिकल 12 यह सुनिश्चित करता है कि फंडामेंटल राइट को परिवर्तन करने के लिए कौन कौन सी संस्था या फिर कौन कौन से व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। अब फिर अपन देखेंगे राज्य की परिभाषा में ही कौन कौन चीजें ऐड की गई थी। जैसे फंडामेंटल राइट 12 है जो कि राज्य की परिभाषा देता है, तो उस राज्य की परिभाषा में किन किन चीजों को राज्य का हिस्सा मानेंगे, तो वह अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ आर्टिकल 12 क्या कहते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा सुनिश्चित करता है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मूल अधिकारों का परिवर्तन करना किन किन संस्था या फिर निकाय के लिए बाध्यकारी है। राज्य की परिभाषा सुनिश्चित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके
यह स्पष्ट हो सके कि मूल अधिकारों का परिवर्तन करना मूल अधिकारों का किन किन संस्था या निकाय के लिए बाध्यकारी है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि राज्य की परिभाषा में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया था, उसमें से पहला यह होगा कि संघ की सरकार और मतलब संघ की संसद या संघ की सरकार। दूसरा होगा राज्य की विधानमंडल और राज्य की सरकार। तीसरा होगा जो कि लोअर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो लोअर संस्थाएं होती है जैसे पंचायत होगी, नगर पालिका होगी वो। और चौथा शामिल किया जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति या फिर संस्था जो कि सरकार की शक्ति का उपयोग करता हो या फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्य करा होगा, वो राज्य की परिभाषा के साथ शामिल किया गया होगा। तो मैं वो लिखता हूँ कि राज्य की परिभाषा में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। इसमें चार चीजें शामिल है। पहला यह होगा संघ की संसद और सरकार। संघ की संसद और सरकार का मतलब यह होगा जैसे संसद के दो भाग होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन हो गए। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा और इसके अलावा जो संघ केंद्र सरकार की जो सरकार होगी, जैसे वर्तमान में अपने मोदी सरकार है, उसी प्रकार ये संघ की संसद और सरकार होंगे, ये एक आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरा होगा राज्य विधानमंडल और प्रांत की सरकार। तीसरा होगा स्थानीय संस्थाएं होती है ना, जैसे पंचायत होगी, नगर पालिका होगी वगैरह वगैरह, स्थानीय संस्थाएं। जैसे पंचायत और नगर पालिका। और चौथा होगा कि मैं ऊपर लिख देता हूं ना, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। चौथा होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था जो कि सरकार की शक्ति का उपयोग करता हो, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, या फिर कोई ऐसी संस्था होगी जो कि गवर्नमेंट के तहत कार्य कर रही होगी, वो भी राज्य के तहत कार्य करेगी। तो व्यक्ति या संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करते हो। वो यह हो जाएगा आर्टिकल 12 के तहत ये चीजें शामिल है। अब आर्टिकल 12 के बाद अपन देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 12 में क्या क्या शामिल है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं याद करने के लिए। आर्टिकल 12 ये आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, और आर्टिकल 12 और 13 आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, और ये जिससे ये स्पष्ट हो सके कि मूल अधिकारों का परिवर्तन करना किन किन संस्था या निकाय के लिए बाध्यकारी है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई थी, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो ये चार चीजें जो मैंने लिखी है वो चार चीजें शामिल है। उसके बाद अपन देखिए आर्टिकल 12 के बाद अपन देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? आर्टिकल 13 यह बताता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित या स्पष्ट करे। तो आर्टिकल मोटी मोटी बात यह है कि आर्टिकल 13 है, ये फंडामेंटल राइट को सुरक्षा देता है कि फंडामेंटल राइट को कोई ऐसे ही कम नहीं कर सकता। जैसे सरकार के पास संविधान संशोधन इतना ही आसानी से या साधारण बहुमत से फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता। तो फिर अपन अब देखेंगे आर्टिकल जो 13 होगा उसका एक एक पार्ट। तो आर्टिकल 13 के चार भाग है। आर्टिकल 13 क्लोज 1, 13 क्लोज 2, 13 क्लोज 3 और क्लोज 4 है। तो आर्टिकल 13 का मूल हिस्सा या फिर जो हेडिंग होगी वो क्या होगी
कि ये आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट को सुरक्षा देते हैं। फिर आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या कहते हैं? आर्टिकल 13 क्लोज 1 यह कहेगा कि ऐसी कोई विधि जो कि संविधान लागू होने से पहले की हो और वर्तमान में फंडामेंटल राइट को कम करती हो या फिर फंडामेंटल राइट को आच्छादित करती हो, तो आच्छादन की सीमा तक वो फंडामेंटल जो आच्छादन की सीमा तक फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करेगी, वो विधि पहले वाली संविधान के लागू होने से पहले की थी वो समाप्त हो जाएगी। ये इसका मतलब यह होगा कि जैसे यह अपना फंडामेंटल राइट है और यह संविधान के पूर्व की कोई नीति है, तो अगर यह पहले संविधान के पूर्व की कोई विधि इस फंडामेंटल राइट को यहाँ तक आच्छादित करती है, तो जो ये पहले वाला पार्ट था ना, यह वाला इस विधि का संविधान के पहले लागू हुई थी उसका यह समाप्त हो जाएगा। और अब ये जो पहले की विधि है यह इतनी ही रहेगी, मतलब लाइन, इस लाइन को मान सकते हैं, यह इतनी ही रहेगी और फंडामेंटल राइट में कोई कमी नहीं होगी। तो यह मतलब फंडामेंटल राइट अपना जितना पहले का था वो उतना फंडामेंटल राइट रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहते हैं। फिर अपन आर्टिकल 13 क्लोज 2 देखेंगे। अच्छा, आर्टिकल 13 क्लोज 1 में अपन को आच्छादन का सिद्धांत मिलता है, जो कि आपको पता होगा। आच्छादन का सिद्धांत यही से स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ तक आच्छादन हो रहा था लेकिन उसको अपन ने समाप्त किया और जो पहले की विधि थी यह इतनी ही थी। जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है, यह संविधान के लागू होने के बाद की ही प्रभावी होगा, संविधान से पहले का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति ने संविधान लागू होने से पहले क्राइम किया होगा और उस क्राइम का मामला अगर संविधान लागू होने के बाद देखा जाए और संविधान लागू होने के बाद वो चीज अब क्राइम में नहीं आती है, तो इस व्यक्ति को सजा उसी हिसाब से मिलेगी संविधान लागू होने से पहले जो अपने यहाँ पे नियम थे और कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो भूत लक्षित प्रभाव नहीं होता फंडामेंटल राइट का, इसलिए इस प्रकार की चीज फंडामेंटल राइट में देखने को मिलती है। उसके बाद अपन देखेंगे आर्टिकल 13 क्लोज 2 जो कि फंडामेंटल राइट की संशोधनीयता से संबंधित था। 13 क्लोज 2 क्या कहते हैं? 13 क्लोज 2 फंडामेंटल राइट की संशोधनीयता से संबंधित है। तो इसमें जो आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द का उपयोग किया गया था, उस विधि शब्द में क्या क्या किस प्रकार से अपन संशोधन कर सकते हैं और किस प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इस विधि शब्द की दो व्याख्या हो सकती है। एक तो इसकी व्यापक व्याख्या भी कर सकते हैं और एक अपन इसकी सीमित व्याख्या कर सकते हैं। अगर इसकी व्यापक व्याख्या करेंगे तो इसमें साधारण बहुमत और संविधान संशोधन दोनों को शामिल किया जाएगा, और सीमित व्याख्या करेंगे तो सिर्फ साधारण बहुमत ही शामिल किया जाएगा। तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 विधि से संबंधित या फिर 13 क्लोज 2 फंडामेंटल राइट की संशोधनीयता से संबंधित है, जो कि यह स्पष्ट करेगा कि फंडामेंटल राइट में आप संशोधन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 13 क्लोज 2 में कई केस हुए थे और बाद में इसमें यह डिसाइड किया गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति यह है, और फंडामेंटल राइट में संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किया जाएगा, मतलब 50% +1 होगा, उसके द्वारा आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट में संशोधन करने के लिए आपको संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। आगे अपन आर्टिकल 13 क्लोज 4 देखेंगे, तब देखेंगे कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से संबंधित इनका कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन आगे देख लेंगे आर्टिकल 13 क्लोज 4 को। आर्टिकल 13 क्लोज 2 आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 13 क्लोज 2 यह है कि मतलब एक लाइन में कहूँ तो फंडामेंटल राइट की संशोधनीयता से संबंधित है, या डिसाइड करते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केस हुए थे और उसमें कई में सिर्फ एक केस ऐसा हुआ था जो कि गोलकनाथ केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। बकाया अलावा इसके सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद लेटेस्ट जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। और जो केशवानंद भारती केस के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था, तो इसके तहत अपना फंडामेंटल राइट 13 क्लोज 2 आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट 13 क्लोज 3 था। फंडामेंटल राइट 13 क्लोज 3 यह डिसाइड करता है कि जो विधि शब्द का अर्थ था, यह विधि शब्द आर्टिकल 13 में यूज हुआ था, उस विधि शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इस विधि शब्द में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो इस विधि शब्द में सब चीजों को शामिल किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है,
अध्यादेश भी विधि शब्द में आएगा। कोई भी आदेश हो जाए, कोई भी उपविधियां जैसे सब लो हो जाए, कोई भी नियम हो जाए, कोई भी विनियम हो जाए, कोई भी अधिसूचना हो जाए, जैसे नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, आदेश, रूल, अध्यादेश, ये सारे जो विधि शब्द है इसका अर्थ रहेगा, क्योंकि विधि शब्द में तो कुछ भी चीजें शामिल हो सकती है। तो आर्टिकल 13 क्लोज 3 स्पष्ट करता है कि कौन कौन सी चीजें विधि शब्द में शामिल है और कौन कौन सी विधि शब्द में शामिल नहीं है। उसके बाद अपन यह देखेंगे कि जो विधि शब्द में शामिल क्या नहीं है। तो जैसे अपन एक देखते हैं जो अपने जो पर्सनल लॉ होते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ हो जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जाएगा, ईसाई पर्सनल लॉ हो जाएंगे। तो जो ये पर्सनल लॉ होते हैं, ये पर्सनल लॉ होंगे, ये पर्सनल लॉ इस विधि शब्द में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इससे फिर वो मामला जो धर्म का मामला होगा वो उठ जाएगा, इसलिए इसको शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा जो अपनी ध्वज संहिता है, फ्लैग कोड, वो इस ध्वज संहिता में यह स्पष्ट किया गया है कि मतलब ध्वज को कैसे फहराया जाना चाहिए, ध्वज को फहराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको भी इस विधि शब्द में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ध्वज संहिता में ध्वज को फहराने के लिए दिशा निर्देश दिए, वो दिशा निर्देश है, वो कोई नियम नहीं है, कोई अध्यादेश नहीं है, इसलिए इसको विधि शब्द में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे आर्टिकल 13 क्लोज 4। आर्टिकल 13 क्लोज 4 मूल संविधान में नहीं था, इसको 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ऐड किया गया था। आर्टिकल 13 क्लोज 4 को ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो आर्टिकल 13 का कोई भी प्रावधान आर्टिकल 360 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13 क्लोज 4 कहता है कि आर्टिकल 13 का कोई भी प्रावधान होगा वो 360 के तहत अपन संशोधन करेंगे, इस पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट को संशोधित करने के लिए सिर्फ संविधान संशोधन से ही संशोधन कर सकते हैं, साधारण विधेयक से संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यह मैंने आर्टिकल 13 को समझा दिया है। अब अपन आर्टिकल 13 को मैं लिख रहा हूँ, आर्टिकल 13 क्लोज 1 लिखूंगा, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, 13 क्लोज 2 लिखूंगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो चारों एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इस स्लाइड को मिटाता हूँ और आर्टिकल 13 क्लोज 1, 2, 3 और 4 लिखता हूँ। अब देखते हैं अपन आर्टिकल 13।
ये अब आपको यहाँ दिखेगा भी नहीं ना। तो ये इस प्रकार अपन देखेंगे कि तो अब जब फंडामेंटल राइट को मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ में, तो फंडामेंटल राइट 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को उल्लंघन या फिर मूल अधिकारों का नष्ट करता हो या फिर मूल अधिकारों को सीमित करता होगा। फिर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देखेंगे, यह क्या कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले की कोई ऐसी विधि या फिर कोई ऐसी विधि जो कि फंडामेंटल राइट को कम करती हो या फिर फंडामेंटल राइट को सीमित करती हो, तो उल्लंघन की सीमा तक वो फंडामेंटल राइट होगा वो समाप्त हो जाएगा या फिर उसकी जो पहले की विधि थी वो शून्य हो जाएगी। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 था यह फंडामेंटल राइट की संशोधनीयता से संबंधित था। तो अपन देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में जो मैंने पहले समझाया था उस टाइम देख भी लिया होगा कि फंडामेंटल राइट में संशोधन संविधान संशोधन विधेयक से किया जा सकता है। अब केस लिख देता हूं मैं कि कौन से केस में यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है और कौन से केस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो अपन ईयर वाइज देखेंगे, सबसे पहले कौन सा केस हुआ था, उसके बाद कौन सा केस हुआ था और कौन से केस में यह मामला कहा था। तो फंडामेंटल राइट की संशोधनीयता से संबंधित न्यायपालिका का क्या मत है। फंडामेंटल आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यह कहता है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन संविधान संशोधन विधेयक से ही किया जा सकता है, संविधान संशोधन से ही कर सकते हैं, संविधान संशोधन से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यायपालिका का क्या मत है, न्यायपालिका का मत उसमें पहला होगा शंकरी प्रसाद केस 1951, शंकरी प्रसाद केस 1951। उसमें न्यायपालिका ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे सज्जन सिंह केस 1965, सज्जन सिंह केस 1965। उसमें यह कहा था न्यायपालिका ने कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। फिर देखेंगे गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस 1967। उसमें न्यायपालिका ने कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। तो जो तीसरे स्थान पर है गोलकनाथ केस, उसमें यह कहा था कि न्यायपालिका ने फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। इस प्रकार का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसमें कहते हैं कि 4 केस दे देंगे और उसमें से ऑप्शन है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है और कि याद क्या रखना है कि गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे तीसरे स्थान पर कोई चीज आती है तो वो थोड़ी सी ओड वन होती है और यह ओड है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। और चौथा केस आएगा, नेक्स्ट केस होगा अपना केशवानंद भारती केस 1973। उसने भी फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट को संशोधन करने की परमिशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक में नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये गोलकनाथ केस या ओड वन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कई टेस्ट सीरीज में और एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे देखे हैं। तो नेक्स्ट होगा अपना केशवानंद भारती केस 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की परमिशन दे दी थी। इसी के साथ केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचे का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या कहते हैं? मूल ढांचे का सिद्धांत यह कहते हैं कि अगर संविधान का कोई हिस्सा या फिर कोई भाग जो कि मूल ढांचे में शामिल कर दिया जाए तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकते। तो फिर इसमें आगे जाके और नई चीज ऐड हो सकती है। फंडामेंटल राइट में अपन
संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का कोई भी हिस्सा जो कि मूल ढांचे में शामिल हो जाए, तो मूल ढांचे में शामिल फंडामेंटल राइट का कोई भी हिस्सा होगा, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से भी संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में मूल ढांचे, फंडामेंटल राइट का कोई भी हिस्सा मूल ढांचे में शामिल हो जाएगा तो उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं, और बाकी फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। किससे? संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आर्टिकल 13 क्लोज 2। अब 13 क्लोज 3, जब मैंने पहले लिखा नहीं था, अब लिख देता हूँ। 13 क्लोज 3 क्या कहते हैं? 13 क्लोज 3 विधि से संबंधित है, और 13 क्लोज 3 यह कहते हैं कि विधि में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी। विधि में क्या क्या शामिल होगा कि कोई भी अध्यादेश, नियम वगैरह शामिल होती है, तो वो मैं समझा चुका हूँ। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 क्लोज 4 भी अपन बोल के समझा दिया था। तो यह यहाँ अपन खत्म होता है अपना आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 और 13 फंडामेंटल राइट नहीं थे, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट का पार्ट था, और फंडामेंटल राइट की परिधि तय करते हैं कि फंडामेंटल राइट कहाँ तक जा सकते हैं। तो यह आज के यहाँ तक अपना खत्म हो रहा है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 और 13। नेक्स्ट वीडियो में अपन आर्टिकल 13 से, आर्टिकल 13 के बाद आगे स्टार्ट करेंगे 14, 15, 16, 17 और 18 समानता का अधिकार। इसी प्रकार अपन को आपको एक एक वीडियो में ये सारे फंडामेंटल राइट मिलते जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज करो।